हमने कल प्रस्तावना से संबंधित चीजें पढ़ी थी और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। पंथ निरपेक्ष के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो इससे संबंधित कुछ चीजें मैंने बताई थी आप लोगों को। तो आज उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसका दर्शन मैं बता रहा था कि जो प्रस्तावना है उसमें जो पंथ निरपेक्ष वर्ड यूज किया गया है, उसका दर्शन ये है कि इन व्यक्तियों के बीच जो भी रिलेशन होते हैं, कोई विवाद होते हैं, तो उसमें सरकार हस्तक्षेप करती है। लेकिन व्यक्ति और सरकार के बीच, व्यक्तियों और व्यक्तियों के बीच जो भी विवाद होते हैं, जो भी मामले होते हैं, तो उन पर जो है सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन ये मामला जो है व्यक्तियों और ये मामला व्यक्ति और भगवान के बीच है। तो इसके संबंध में जो व्यक्ति और भगवान के बीच के जो मैटर होते हैं, उस पर सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ये दर्शन है, यानी व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और सरकार के बीच अगर कोई विवाद होता है, कोई मामला आता है, तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन व्यक्ति और गॉड के बीच का जो मामला है, वो व्यक्ति पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि व्यक्ति जो है अपने हिसाब से उसको सुलझाए। यानी एक व्यक्ति को किस देवता की पूजा करना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, चर्च जाना है, गुरुद्वारा जाना है, ये व्यक्ति पर छोड़ दिया जाना चाहिए। व्यक्ति की इच्छा के हिसाब से वो अपना कर सकता है। तो इस मामले में जो है सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी सरकार किसी व्यक्ति को ये नहीं कहे कि भाई आपको हनुमान जी की पूजा करना है, या शंकर जी की पूजा करना है, या भगवान राम को पूजना है, या अल्लाह को पूजना है, या ईसा मसीह को पूजना है। तो ये सरकार ऐसा नहीं कह सकती है। तो इस दर्शन पर ये आधारित है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, कि सरकार को धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बात इसमें कही गई है ना। लोकतंत्र ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। ब्रिटेन को जो है लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और भारतीय जो लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र माना जाता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, ये सभी जानते ही। लोकतंत्र में दो वर्ड है एक्चुअली, दोनों ग्रीक वर्ड है, डेमोज तथा क्रेटिया। डेमोज का मतलब होता है जनता और क्रेटिया का मतलब होता है शासन। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया जनता का शासन। इसी संदर्भ में अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस संदर्भ में इसकी डेफिनेशन दी है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये अब्राहम लिंकन द्वारा ऐसा कहा गया है। तो कभी इस तरह की डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछ सकता है कि डेफिनेशन किसकी, हालांकि बहुत फेमस डेफिनेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी आ सकते हैं। तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की बात कही थी, आज उसका रूप कैसे बदल गया है ना। उन्होंने कहा था ऑफ द पीपल, उन्होंने कहा था फॉर द पीपल, उन्होंने कहा था बाय। लेकिन अब ऑफ की जगह ये ऑफ हो गया है, ये फॉर की जगह हो गया है फार, और बाई की जगह ये हो गया है बी यू वाई। ये इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं बी यू वाई, है ना। तो इस तरीके से जो है ऑफ यानी ओ डबल एफ, किसी चीज से अलग हो जाना, उसको बोलते हैं ऑफ कर देना, स्विच ऑफ। फॉर था तब हो गया है ये फार, यानी दूर। लोकतंत्र जो है जनता से दूर हो गया है, जनता से अलग हो गया है। बाई बी यू वाई यानी खरीदना, लोकतंत्र को खरीदा जा रहा है, यानी
चुनाव में आप सभी जानते हैं कि वोट खरीदे जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति लोकतंत्र की आज हो गई है। जो लोकतंत्र अब्राहम लिंकन ने बताया था, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और वो हो गया है आप इस तरह का ऑफ, फार हो गया है और ये बाई हो गया है ना। तो ये इसकी आलोचना है। आज के लोकतंत्र की वास्तविकता मैंने बताई है। ये जब आपको मेंस एग्जाम में लिखना पड़े तो ये चीज आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं, हालांकि प्री में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। फिर मैंने ये एक डेफिनेशन लोकतंत्र की बताई है। अब्राहम लिंकन ने जो डेफिनेशन ये अपने तरीके से है वो अपनी जगह सही है, लेकिन एक्चुअल में डेफिनेशन ये है जो मैंने बताई है कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। यानी इसमें दोनों ही लोकतंत्र के रूप सम्मिलित हो गए हैं इस डेफिनेशन में, इसलिए पूर्ण डेफिनेशन मानी जाती है। मेंस में आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये डेफिनेशन आप लिख देंगे कि जिसमें जनता सीधे भी भाग लेती है अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उनका चुनाव करके उनके माध्यम से भाग लेती है। जैसे हमारे यहाँ ज्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत है, ब्रिटेन है, यूएसए है, क्योंकि उसमें जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो शासन का संचालन कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड एक रेयर एग्जाम्पल है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल क्यों माना जाता है? इसके पीछे वजह है कि स्विट्जरलैंड में एक व्यवस्था चलती है, बहुत पुरानी व्यवस्था है, कि वहां पर एक स्थान पर एक सभा का आयोजन होता है, एक टाइम फिक्स रहता है, डे फिक्स रहता है, और उस सभा में कोई नई योजना, कोई नया कानून, कोई नया कार्यक्रम, कोई नई नीति जो आगे लागू होने वाली है उसको उसकी स्वीकृति ली जाती है। जनता से स्वीकृति लेकर के ही जो है उस नई व्यवस्था को या नए कानून को, नई नीति को, नई कार्यक्रम को लागू किया जाता है। अगर जनता ने उसको स्वीकृति दी है तो लागू होगी, अन्यथा उसको निरस्त कर दिया जाएगा, वो लागू नहीं होगा वो कानून। तो ये स्विट्जरलैंड की व्यवस्था जो वर्षों पुरानी है, आज भी चल रही है, इसलिए ऐसा हम कहते हैं कि लोकतंत्र वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। और वहां पर राइट टू रिकॉल भी चलता है। हमारे यहाँ पंचायत नगरीय निकाय में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था लागू, वहां पर ऊपर भी लागू है, यानी पार्लियामेंट स्तर पर भी लागू है, और वहीं से हमने राइट टू रिकॉल की व्यवस्था ली है ना। तो ये भी एक वहां पर रीजन माना जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। ठीक है। गणतंत्र या गणराज्य, उसको इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक, ये हमने फ्रांस से लिया हुआ है। ऐसी शासन व्यवस्था होती है ये जिसमें जनता, जिसमें देश का सर्वोच्च व्यक्ति आनुवंशिक ना होकर निर्वाचित होता है, यानी निर्वाचित होना, देश के सबसे बड़े पदाधिकारी यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होना, इसको कहते हैं गणतंत्र। आनुवंशिक होना, इसको कहते हैं राजतंत्र, है ना। तो राजतंत्र और गणतंत्र में यही डिफरेंस है ना। रिपब्लिक एंड मोनार्की सिस्टम में डिफरेंस यही है कि गणतंत्र में देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी यहाँ यानी हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, वो निर्वाचित होता है, जबकि राजतंत्र में निर्वाचित ना होकर आनुवंशिक होता है। जैसे ब्रिटेन में, है ना, ब्रिटेन में राजा जो है चार्ल्स तृतीय है अभी वहां पर सम्राट, वो जो है आनुवंशिक है, क्योंकि एलिजाबेथ सेकेंड के बाद उनके पुत्र चार्ल्स तृतीय वहां के सम्राट बन गए हैं। तो इसका सीधा एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ये है इस तरीके से। तो फिर ये राज्य के अंतर्गत क्या सम्मिलित है, ये पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आता है। कभी इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एक राज्य जो वर्ड हम यूज करते हैं इसमें 4 चीजें सम्मिलित होती हैं। संप्रभुता है या प्रभुसत्ता है, क्षेत्र है, जनसंख्या है, सरकार है, इन सभी को मिलाकर के राज्य वर्ड यूज किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में राज्य के अंतर्गत आने वाले तत्व है या अंग है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक ऐसे पूरा हो जाता है प्रस्तावना का। अब इसमें अगला टॉपिक है अनुसूचियां। देखिए, अनुसूचियों का आपके सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कभी कुछ चीजें इससे पूछ ली जाए तो एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी, और वर्तमान में कितनी हैं, 12 हैं।
कौन सी अनुसूची किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई, ये आपको ध्यान रखना है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 था, उसके तहत जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जो है 52 अमेंडमेंट 1985 का, उसके तहत जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची 73 अमेंडमेंट 1993 के तहत जोड़ी गई है। और 12वीं अनुसूची 74 अमेंडमेंट 1992 के तहत जोड़ी, 73 अमेंडमेंट 1992 और 74 अमेंडमेंट भी 1992 का है। इनका डिटेल हम पंचायत नगर निकाय के वहां पर करें। अनुसूचियां क्यों संविधान में जोड़ी गई हैं, इसके पीछे क्या वजह थी, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि अनुसूचियां जो है अनुच्छेदों में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको स्पष्ट करने, उनको विस्तार से समझाने के लिए अनुसूचियों का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो अनुसूचियां हैं वो अनुच्छेदों का ही विस्तार है, विस्तृत रूप है। ठीक है, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको विस्तार से समझाने की जरूरत है, यानी उनके विस्तार की जरूरत है, तो इसलिए जो है अनुसूचियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब किस अनुसूची में किसका वर्णन है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि किस अनुसूची का विषय वस्तु क्या है। तो पहली जो अनुसूची है उसमें जो राज्य हैं, जितने राज्य हैं हमारे यहाँ, जितने भी यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित क्षेत्र हैं, उनका इसमें उल्लेख किया गया, उनके बारे में बताया गया है। तो 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उनका इसमें उल्लेख किया गया है ना। तो उनके नाम लिखे हुए हैं, है ना, उनकी लिस्ट है, उनके नाम है। ज्यादातर जो अनुसूची है उसमें लिस्ट दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली जो अनुसूची है उसमें लिस्ट है, ये प्रथम अनुच्छेद से रिलेटेड है ना। अनुसूचियां ज्यादातर अनुच्छेदों से रिलेटेड हैं। तो पहली जो अनुसूची है वो किस अनुच्छेद से रिलेटेड, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो अनुच्छेद फर्स्ट है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद फर्स्ट जो है उसमें कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा, अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये है, पहले एक्चुअली दमन और दीव, दादरा नगर हवेली अलग अलग यूनियन टेरिटरी कहे जाते थे। तो 26 जनवरी 2020 को इनको दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है ये हो गए 8। तो वर्तमान में 8 यूटी हैं और 28 स्टेट्स हैं। दूसरी जो अनुसूची है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का वर्णन करती है ना। संवैधानिक पदाधिकारी यानी सारे नहीं, ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी जिनका वेतन संचित निधि पर भारित व्यय के अंतर्गत आता है, उन पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का ही उल्लेख यहाँ पर किया गया है ना। जैसे केंद्र के पदाधिकारियों की बात करें तो राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं दिया जाता, इसलिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति वर्ड यूज नहीं होता, यहाँ पर वर्ड यूज होता है राज्यसभा का सभापति। ठीक है, सीएजी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, ये केंद्र के पदाधिकारी जिनका वेतन केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। इसका आर्टिकल है 112(3) है ना, 112(3) और 202(3). 112(3) में केंद्र के पदाधिकारियों के संबंध में जिक्र किया गया है, और आर्टिकल 202(3) है उसमें राज्य के जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 112(3) और दूसरा है 202(3) है ना, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 202(3) में राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के उपसभापति, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, इनके वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के अंतर्गत आते हैं, जिनका उल्लेख आर्टिकल 202 के 3 क्लॉज में बताया गया है। तो इन सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आर्टिकल में जो बात लिखी है तो यहाँ पर फिर क्या है। जब आर्टिकल में बात लिख दी गई है तो फिर अनुसूची जोड़ने की जरूरत क्या थी। अनुसूची में जो है ये बताया गया है कि इनको वेतन कितना दिया जाएगा, है ना, वो क्वांटिटी बताई गई है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए मासिक है, तो ये लिखा हुआ है अनुसूची दूसरी। 112 जो 3 है उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का वेतन केंद्र की संचित निधि पर भारित व्यय के अंतर्गत आएगा। ये फर्क है। यहाँ पर
अनुसूची जो दूसरी है इसमें इन पदाधिकारियों को वेतन कितना दिया जाएगा ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वो फिगर लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर इनका वेतन भारत व्यय के अंतर्गत आएगा ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है भारित व्यय क्या है। अब कई बच्चों के मन में प्रश्न उठेगा भारित व्यय सर बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो भारित व्यय के अंतर्गत जो व्यय आते हैं उन पर केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं होता है। बाकी जो व्यय होते हैं उनको मतदेय व्यय कहा जाता है, वोटेबल अकाउंट, वोटेबल एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर। बाकी जो व्यय होते हैं इनके भारत व्यय के अलावा मध्य व्यय के अंतर्गत आते हैं, जिन पर चर्चा भी होती है, मतदान भी होता है, वोटिंग भी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं मतदेय, है ना। तो ये इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है। बहुत सारी चीजें हैं, देखो समय के आधार पर हमें चलना होता है, समय उतना नहीं है कि बहुत डिटेल बता पाए, लेकिन फिर भी मैं जरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें बहुत कम लोगों को पता रहती हैं, इस तरह की चीजें, है ना। अनुसूची और अनुच्छेद दोनों में चीजें उल्लिखित है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये बहुत कम लोगों को पता है। वही चीज तीसरी अनुसूची की बात हम करें तो इसमें वेतन, इसमें शपथ का वर्णन किया गया है। जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी शपथ लेते हैं संवैधानिक पदाधिकारी, उनकी शपथ का वर्णन इसमें किया गया। अब यहाँ पर भी वही बात आती है कि शपथ का वर्णन अनुच्छेदों में भी तो किया गया है, तो यहाँ पर क्या है। देखो अनुच्छेदों में जो शपथ की बात कही गई है वो ये कही गई है कि कौन किसको शपथ दिलाएगा। जैसे आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी, आर्टिकल 60 में लिखा है। और यहां पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप क्या होगा, किस रूप में शपथ राष्ट्रपति लेंगे, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो तीसरी अनुसूची है उसमें क्या वर्णित है, उसमें शपथ का प्रारूप वर्णित है, यानी एक पदाधिकारी किस रूप में शपथ लेगा इसकी बात अनुसूची में कही गई है। अनुच्छेदों में जो बात कही गई उसमें लिखा हुआ है कि कौन किसको शपथ दिलाएगा। जैसे राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस को शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है। संसद जो सदस्य हैं, नवनिर्वाचित संसद सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये शपथ कौन किसको दिलाएगा ये बात अनुच्छेदों में कही गई। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो शपथ ले रहा है वो किस रूप में शपथ लेगा, किस तरीके से शपथ लेगा, उसका प्रारूप क्या होगा ये इसमें बताया गया है ना। मैं जैसे अपना नाम लेते हैं, मैं शपथ लेता हूं कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधि पूर्वक करूंगा, है ना, संविधान का पालन करूंगा, इस तरीके से जो बात कही जाती है वो इसमें लिखी हुई है। ठीक है। तो ये है तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीट है, यूटी की कितनी सीट है, उसकी पूरी लिस्ट इसमें यहाँ पर दी गई है ना। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, कभी कभी जो है राज्यों की सीट पूछ लेते हैं, है ना। जैसे यूपी की सबसे ज्यादा है, एमपी की 11 है ना। तो इस तरह से कभी आपको क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना, यूपी की 31 है, एमपी की 11 है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राज्य उनकी केवल एक ही सीट है, 3 ही यूटी हैं जिनकी राज्यसभा में सीट है, उसमें दिल्ली है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर है ना। 8 यूटी में से 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 3 ही हैं, 8 में से केवल 3 ही यूटी हैं जिनकी राज्यसभा में सीटें हैं, यानी राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व है, वो है दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। उसका कारण है कि 3 ही यूटी हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, और विधानसभाओं के सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, इसलिए उनकी सीट है। बाकी जो यूटी है 5, वहां पर विधानसभा ही नहीं है, विधानसभाएं ही नहीं है। अब चूंकि विधानसभाएं ही नहीं है तो फिर वहां से चुनेगा कौन राज्यसभा के सदस्यों को, इसलिए वहां पर कोई सीट नहीं है। 5 जो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो ये लॉजिक है, ध्यान रखना। इसके बाद
पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण का वर्णन है ना। और छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण का वर्णन है। यहाँ पर आपको अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र का ध्यान रखना है ना। इन दोनों की जो घोषणा है आर्टिकल 244 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र दोनों की घोषणा का प्रावधान अनुच्छेद 244 में किया गया है और ये करता है राष्ट्रपति। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र जो है यहां पर ऐसे, ये देखो सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों क्षेत्र हैं, दोनों में जनजातियां पाई जाती है, दोनों में जनजातियां होती। ज्यादातर बच्चे क्या समझते हैं अनुसूचित क्षेत्र यानी एससी और जनजातीय क्षेत्र यानी एसटी, ऐसा नहीं। अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र दोनों ही अलग अलग क्षेत्र होते हैं, लेकिन दोनों में ही जनजातियां निवास करती हैं। क्राइटेरिया दोनों का अलग अलग है, जिस आधार पर इनकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं उसके लिए क्राइटेरिया अलग अलग डिसाइड किया गया है। जैसे अनुसूचित क्षेत्र में जो जनजातियां निवास करती हैं उनकी जो जनसंख्या है उतनी सघन नहीं होती है, जनजातीय जनसंख्या है ना। जनजातीय क्षेत्र में जो जनजातियां निवास करती हैं उनकी जो जनसंख्या घनत्व है वो ज्यादा होता है, यानी वही लोग ज्यादा मात्रा में रहते हैं एक साथ। अनुसूचित क्षेत्रों में बिखरी हुई जनजातियां रहती हैं है ना। जनसंख्या जो घनत्व है जनजातियों का वो अनुसूचित क्षेत्रों में कम रहता है, जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा रहता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी 10 जो राज्य हैं उनको उनके कुछ क्षेत्रों को राष्ट्रपति ने अनुसूचित घोषित किया हुआ है, उसमें एमपी भी आता है ना, एमपी को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। बाकी छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, गुजरात है, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना। तो ये जो है 10 राज्य हैं, इनके कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र जिनको राष्ट्रपति ने आर्टिकल 244 के तहत लोक सूचना के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। इसमें फिर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये इस अनुसूची में लिखा हुआ है। इन क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा इसका डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसके अंतर्गत इसमें लिखा है कि जनजातीय सलाहकार परिषदें गठित की जाएंगी और ये जनजातीय सलाहकार परिषदें राज्यपाल को उसके कार्य में हेल्प करने का काम करेंगी। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि जनजातीय सलाहकार परिषदें किस अनुसूची के तहत गठित की जाती हैं, तो वह अनुसूची है 5वीं अनुसूची है ना। ये जो है जनजातीय सलाहकार परिषदें राज्यपाल को उसके कार्य में हेल्प करती हैं। इसमें टोटल 20 सदस्य होते हैं, 3/4 सदस्य विधानसभा में एसटी के जो प्रतिनिधि वही होते हैं और राज्यपाल को इन क्षेत्रों में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। राज्यपाल इन क्षेत्रों में अन्य लोगों का प्रवेश मना कर सकते हैं, घूमने फिरने से मना कर सकते हैं, यहाँ पर कोई जमीन खरीदने से मना कर सकते हैं, अपनी वस्तु बेचने से मना कर सकते हैं, रहने से निवास करने से प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो ये अधिकार राज्यपाल को दिए गए हैं। राज्यपाल इसके संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं है ना। ये जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है इनको कहते हैं संविधान के अंदर संविधान कहा जाता है। हमारा एक संविधान है, फिर उस संविधान के अंदर भी ये संविधान है, क्योंकि इसमें 5वीं और जो अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया, यानी इनका संविधान इनमें 5वीं 6वीं अनुसूची में दिया गया, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का संविधान है ना। 6वीं अनुसूची, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि 6वीं अनुसूची कहाँ पर लागू है, कहाँ पर लागू नहीं है, यानी जो जनजातीय क्षेत्र की व्यवस्था है किस राज्य में किस में नहीं है। तो ये 4 राज्य आपको ध्यान रखना है ना, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं। 4 राज्यों के टोटल 10 क्षेत्र हैं। असम 3, मेघालय 3, मिजोरम 3, त्रिपुरा 3 है ना। तो यहाँ पर इनको राष्ट्रपति ने जनजातीय क्षेत्र घोषित किया हुआ है और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 6वीं अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। और इस अनुसूची के तहत इन क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिला तथा प्रादेशिक परिषदों का गठन किया जाता है, जिनको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और ये राज्यपाल को उसके कार्य में हेल्प करती हैं। इनकी जो सदस्य संख्या है 30 है और 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फिर इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी पूछिए। मेंस में एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें, प्री में तो बहुत इनिशियल क्वेश्चन आएंगे, अब आकर आएंगे आपको। 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 सूचियां इसमें दी गई हैं, 3 सूचियों से ज्यादातर क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची है ना। बिफोर लास्ट ईयर यहाँ से एक क्वेश्चन आया था
कि कोई राज्य विधानमंडल का निर्वाचन किस सूची की किस प्रविष्टि में दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन बिफोर लास्ट ईयर पूछा गया, जो काफी टफ नहीं कहेंगे, काफी ऊट पटांग कहेंगे। तो टफ ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्योंकि जो चीज पूछी गई थी वो याद करने वाली नहीं होती है, उसको याद नहीं किया जाता है, और याद करेंगे भी तो हो नहीं सकती है ना, क्योंकि उसने सूची के अंदर जो लिस्ट दी गई है उस लिस्ट का पॉइंट पूछा था, प्रविष्टि उसको बोलते हैं। जैसे संघ सूची में 97 सब्जेक्ट, राष्ट्र सूची में 66 सब्जेक्ट 66 पॉइंट है, और समर्थित सूची में 47 पॉइंट है सब्जेक्ट है। तो किस पॉइंट में क्या दिया गया है वो उसने पूछा है, जो याद करना संभव ही नहीं है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा गया था बिफोर लास्ट ईयर, वो उसको मैं कठिन नहीं कहूंगा, उसको मैं ऊटपटांग कहूंगा। ऐसे क्वेश्चन पूछना सही नहीं है, वो उसने पूछा है आयोग ने, वो बात अलग है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये जो 3 सूचियां हैं, इन सूचियों में केंद्र तथा राज्यों की मत शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है 7वीं सूची का। तो इसमें आपको किस सूची में कितने विषय हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान रख लेना है, और उनके संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसको है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो संघ सूची जो है उसमें टोटल 97 सब्जेक्ट है, और इसमें 66 है, और इसमें है 47। एक्चुअली इसका डिटेल हम अगर पीछे देखेंगे तो संघात्मक व्यवस्था की वहां पर हमने पढ़ा नहीं, हालांकि मैंने शॉर्ट में बताया था, क्योंकि आपके सिलेबस में फ्री में दिया नहीं है वो, तो इसको हम पीछे जाके देखेंगे तो मिल जाएगा। तो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, इसका यहाँ पर है, देखिए संघात्मक लक्षण के अंतर्गत ये मिलेगा आपको, पीछे जाके आप देखें तो यहाँ पर मिलेगा। देखिए ये है 3 सूचियों का जिक्र। ये तो संघ सूची जो है इसमें जो मूल सब्जेक्ट है 97 है, लेकिन अगर उसमें ABCD कुछ पॉइंट जोड़े गए हैं, 3 पॉइंट को मिला देंगे तो 100 आपको दिखेगा। लेकिन ओरिजिनल जो सब्जेक्ट है वो 97 ही आपको ध्यान रखना है। आपके ऑप्शन में जो है, जो 97 अगर रहता है तो आपको यही लगाना है। कभी 97 नहीं रहे तो फिर 100 लगा दें, लेकिन 97 में ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि संघ सूची में कितने विषय हैं, 97 अगर ऑप्शन है तो आपको 97 ही लगाना पड़ेगा, वही आंसर उसका सही माना जाएगा, क्योंकि मूल जो है वो 97 है। अगर आप लिस्ट देखेंगे कहीं भी, जैसे वीआर एक्ट है तो उसमें पूरी लिस्ट दी रहती है, तो उसमें आप देखेंगे तो लास्ट में पॉइंट 97 ही आपको मिलेगा, 100 नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में ABC करके जोड़ दिया जाता है। जैसे उसने 50 है तो 50 के नीचे 50A पॉइंट करके उसने एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया। ऐसे ही 73 है मान लीजिए, तो 73A करके एक पॉइंट उसी में जोड़ दिया। तो ऐसे AB करके जुड़े हुए हैं, टोटल ऐसे अलग से पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि मूल जो सब्जेक्ट है वो 97 ही है आज भी, मिलाकर के अगर हम कहें तो 100। जैसे संविधान के अनुच्छेद की हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 395 थी, अगर हम सब मिला दें ABCD तो 465 लगभग हो जाते हैं, लेकिन आपको 396, 397, 398 अनुच्छेद कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि 396 अनुच्छेद में ये प्रावधान है, 397 में ये प्रावधान है। 395 अनुच्छेद है, 395 हालांकि निरस्त कर दिया गया है, निरसित हो गया, लेकिन आर्टिकल अभी भी 395 ही हम मानते हैं। बीच में भी कुछ आर्टिकल निरस्त कर दिए गए हैं, लेकिन 395 आर्टिकल ऐसे यहाँ पर भी है। वही स्थिति राजसूची के विषयों को लेकर के, राजसूची में 66 सब्जेक्ट हैं, में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए 66 सब्जेक्ट हैं राजसूची में, और 61 हटने के बाद हो गए, लेकिन संख्या इसमें 66 ही मानी जाती है। जब आप देखेंगे तो 66 लास्ट पॉइंट मिलेगा। बीच में जैसे मान लीजिए कोई है कोई 14, तो 14 को उन्होंने हटा दिया है, लेकिन पॉइंट 14 है, 14 को आगे डैश डैश कर दिया है, मतलब वो हटा हुआ है, उसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन संख्या का क्रम गड़बड़ नहीं हो इसलिए वो पॉइंट बनाए रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए 25, तो 25 में जो पॉइंट था उसका सब्जेक्ट हट गया है, लेकिन पॉइंट 25 अभी भी
है, इसलिए 66 संख्या लास्ट में आपको पढ़ने को मिलेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सब्जेक्ट हैं वो मूल 66 माने जाते हैं। वही चीज देखो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हटा के यहाँ से समर्थित सूची में डाल दिए गए हैं, तो यहाँ पर हो गए हैं 52, लेकिन यहाँ पर 52 संख्या नहीं है, संख्या 47 ही आपको मिलेगी, क्योंकि 52 यानी 52 जो हुए हैं वो 5 बीच बीच में जोड़ दिए गए हैं। जैसे 27 तो 27 ए करके जोड़ दिया गया, जैसे 52 ए करके जोड़ दिया गया, तो ऐसे बीच बीच में सब्जेक्ट जोड़ करके वो 52 होते हैं, लेकिन मूल जो संख्या है वो 47 है। समवर्ती सूची में, राष्ट्र सूची में 66 है और संघ सूची में 97। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। फिर इनके जो सब्जेक्ट हैं इनका इंपॉर्टेंस क्या है। संघ सूची के जो सब्जेक्ट हैं ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व के होते हैं। इनमें जैसे प्रत्यक्षा है, विदेशी मामले हैं, रेलवे है, डाकतार है ना, बैंकिंग है, बीमा है, स्टॉक एक्सचेंज है, जनगणना है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। वैसे तो बहुत हैं, 97 है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है। संसद जो है का एकाधिकार इसमें माना जाता है। हाँ, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि विधि बनाने का अधिकार जो है ये अलग से आर्टिकल में बताया गया है, ये अनुसूची में नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल है 246, आर्टिकल जो 246 है उसमें किस सूची के विषयों पर विधि कौन बनाएगा ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, संघ सूची के जो विषय हैं उन पर संसद कानून बनाएगा, समर्थित सूची के जो विषय हैं उन पर दोनों कानून बनाएंगे, संसद राज्य विधानमंडल। तो ये बात आर्टिकल 246 में लिखी हुई है। अनुसूची में या सूचियों में नहीं लिखी हुई है। सूचियों में तो लिस्ट दी गई है कितने विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं, ये सूचियों में दिए गए, तीनों सूचियों में। लेकिन उन विषयों पर विधि कौन बनाएगा ये बात आर्टिकल 246 में कही गई है, ध्यान रखने के लिए। जैसे मैंने बताया कि अनुसूची किसी न किसी सब्जेक्ट से संबंधित है, तो ये संबंध इस तरह से है। राज्य सूची के जो सब्जेक्ट हैं उसमें क्षेत्रीय महत्व के विषय आते हैं। उसमें कृषि है, सिंचाई है, स्थानीय स्वशासन है, पुलिस है, कानून व्यवस्था है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है ना, सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी मुद्दा चल रहा है, ध्यान रखना है। कृषि, सिंचाई, पुलिस, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन जिसमें पंचायत राज नगरीय निकाय आते हैं, इन सभी को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। इन पर कानून बनाने का अधिकार सामान्य परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल को है, जबकि विशेष परिस्थितियों में संसद भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। वो 5 परिस्थितियां आगे हम बीच में कभी आगे तो पढ़ेंगे। 5 परिस्थितियां हैं 249, 250, 252, 253, 356। इन 5 परिस्थितियों में संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर भी विधि बना सकती है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा है विशेष परिस्थिति में संसद भी कर सकती है, तो वो विशेष परिस्थितियां 5 मैंने जो बताई हैं। 249 थोड़ा सा बताया, 249 में ये लिखा है कि राज्यसभा अगर किसी विषय को, देखो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है आगे, यहीं पर देख लेना आप, एकात्मक लक्षण में ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे। आर्टिकल 249, 250, 253, 356, इसमें जो है राज्य सूची के विषयों पर संसद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। तो मैं यहाँ पर बता ही दूं आप लोगों को, तो आप लोग कहेंगे कि सर ने बताया नहीं। ये देखो लिखा है, यहाँ पर देख लेना आप, समय के अभाव के कारण जो है बहुत शॉर्ट में चीजें बतानी पड़ती है। ये लिखा हुआ है देखो, राज्य सूची के विषयों पर संसद इन परिस्थितियों में विधि बना सकती है। 249 आर्टिकल है जिसमें राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व घोषित कर देती है अगर विषय को। राष्ट्रीय आपात लागू होने की स्थिति में 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के कहने पर। अंतर्राष्ट्रीय लागू होने की स्थिति में 253 है, और राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में 356 में संसद विधि बनाती है। तो ये 5 परिस्थितियों में संसद भी विधि बना सकती है, ये मैंने बताया। तीसरी अनुसूची समर्थित सूची, इसमें मिक्स सब्जेक्ट रहते हैं, कुछ राष्ट्रीय महत्व के, कुछ क्षेत्रीय महत्व के सब्जेक्ट होते हैं। इनमें विधि बनाने का अधिकार दोनों को है, जैसे मैंने बताया, संसद भी विधि बना सकती है, राज्य विधानमंडल भी बना सकते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं, शिक्षा है, वन है, नापतौल है, पशुओं की सुरक्षा है, परिवार नियोजन है, जनसंख्या नियंत्रण है, सामाजिक आर्थिक नियोजन है। ये ऐसे 47 सब्जेक्ट हैं, पूरे तो याद नहीं रख सकते, कुछ खास याद रख सकते हैं। इन पर विधि बनाने का अधिकार दोनों को है। हाँ, ये जो कुछ 5 सब्जेक्ट स्टार्टिंग मैंने बताए हैं, ये राज्य सूची से यहाँ डाले गए,
शिक्षा, वन, नापतौल, पशुओं की सुरक्षा, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, ये पांचों जो सब्जेक्ट हैं यहाँ तक, ये पहले राजसूची के विषय हुआ करते थे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इन पांचों सब्जेक्ट्स को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, राजसूची से निकाल कर। तो ये अभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको वहां से राजसूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, कौन सा नहीं था, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐसा किया गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है ना। समवर्ती सूची में अगर कोई कानून दोनों ने बना दिया है, संसद का भी कानून बन गया है, राज्य विधानमंडल का कानून बन गया है, दोनों में विवाद पैदा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में संसद ने जो कानून बनाया उसको मान किया जाएगा। तो इस तरीके से ये 7वीं अनुसूची के बारे में जानकारी कंप्लीट हो जाती है। फिर 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया है ना। उसी पर हम आ जाते हैं आगे अनुसूचियों के, वहां पर मैंने पीछे कर दिया था। जो 8वीं अनुसूची है उसमें भारतीय भाषाओं का वर्णन, टोटल 22 भारतीय भाषाएं इसमें बताई गई हैं। यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई, कौन सी भाषा मूल संविधान में थी, नहीं थी, कौन सी भाषा कब कब जोड़ी गई, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ी गई, सबसे पहले कौन सी जोड़ी गई। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। अब चूंकि हमारे सिलेबस है प्री का, उसमें चूंकि अमेंडमेंट दिए गए हैं, तो यहाँ से अब ये अनुसूची का वाला टॉपिक तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि अमेंडमेंट वाला टॉपिक दिया गया, संविधान संशोधन वाला टॉपिक दिया गया है, तो इसको संविधान संशोधन से जोड़ करके पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के तहत मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के तहत बोडो है, मैथिली है, संथाली है, डोगरी, ये भाषाएं जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के तहत उड़िया जो लैंग्वेज थी उसका ओडिया नाम किया गया। तो इस टॉपिक को, यानी ये जो अनुसूची है 8वीं अनुसूची, इसको जो है संविधान संशोधन के टॉपिक से जोड़ करके पूछा सकता है। इसलिए हमें सारी चीजें पढ़ना जरूरी है। कब कौन सा टॉपिक किससे वो रिलेट करके पूछ ले, सिलेबस में नहीं होने के बावजूद कह नहीं सकते, इसलिए टॉपिक आपको करना ही पड़ेंगे, ध्यान रखें, है ना। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अभी टोटल 22 हैं और 14 थी मूल संविधान में, यानी 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। तो कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई वो आपको ध्यान रखना है। वो अगर आपको याद है तो इस तरह का अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन सी भाषा मूल संविधान में थी, नहीं थी, तो वो यहाँ से क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि 8 भाषाओं को ही तो याद रखना है। 8 भाषाएं जोड़ी गई और वो भाषा कब जोड़ी गई, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ी गई, ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जोड़ी जाने वाली जो लैंग्वेज है वो है सिंधी लैंग्वेज, जो 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची के रूप के अंतर्गत जोड़ी गई, और वो है अमेंडमेंट एक्ट 21वां, और उसका ईयर है 1967। 71 जो अमेंडमेंट है उसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, 1992 का है, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, ये 3 लैंग्वेज जो है 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़ी गई। मणिपुरी मणिपुर की है, कोंकणी ये महाराष्ट्र गोवा का जो एरिया है, सीमावर्ती क्षेत्र महाराष्ट्र गोवा का, वो क्षेत्र कोंकण क्षेत्र कहलाता है, वहां पर जो लोग रहते हैं उसको कोंकणी बोला जाता है। नेपाली ये नेपाल की है, लेकिन हमारे यहाँ भी काफी लोग उसको बोलते हैं। नेपाल से लगा हुआ यूपी बिहार का जो क्षेत्र है वहां पर बहुत से लोग नेपाली बोलते हैं, इसलिए नेपाली लैंग्वेज भी भारतीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ से भी कभी क्वेश्चन आ जाए, उसमें एक ऑप्शन नेपाली दे दे, तो आप सोचेंगे नेपाली तो नेपाल की भाषा है, ये तो है नहीं, हमारे इंडिया की भाषा तो है नहीं। ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए कि कौन सी भाषा भारतीय भाषा नहीं है या भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है, उसमें एक ऑप्शन देगा वो नेपाली। तो नेपाली है नेपाल की, लेकिन हमारे यहाँ भी उसको मान्यता प्राप्त है, क्योंकि बहुत से लोग उसको बोलते हैं नेपाली को, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी जो लैंग्वेज है उसका हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में उल्लेख नहीं है, क्योंकि वो यहाँ की लैंग्वेज नहीं है, विदेशी लैंग्वेज है।
और नेपाली यहीं के लैंग्वेज में है, क्योंकि नेपाल तो वैसे भी भारत का ही अभिन्न अंग था, भारत से अलग हुआ है, तो नेपाली लैंग्वेज भारतीय लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजी को भारतीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, और इसीलिए अंग्रेजी को 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं किया गया। ध्यान रखने की बात। 92 अमेंडमेंट जो है वो 2003 का है, और इसमें 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ये एक बार मेंस में पूछा गया है 3 नंबर में, है ना। बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, है ना। इसमें लिखा हुआ है बोडो कहाँ बोली जाती है, असम बोडोलैंड है। संथाली संथाल जनजाति द्वारा बोली जाती है, झारखंड की जनजाति है संथाल। संथाल के बारे में आप ध्यान रखें, संथाल जो है इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है ना, तो उसके द्वारा बोली जाती है संथाली लैंग्वेज झारखंड की है। मैथिली यूपी में बोली जाती है। डोगरी जम्मू कश्मीर। डोगरा जो समूह है, डोगरा जाति के जो लोग हैं वो बोलते हैं, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम हो गया डोगरी, है ना। अंग्रेजी भाषा को लेकर नहीं, मैंने अभी बताया है, भोजपुरी भाषा प्रस्तावित है ना, अभी इसको मान्यता देने की मांग चल रही है भोजपुरी को। इसके बाद फिर चौथा अमेंडमेंट 96 अमेंडमेंट इस सूची के अंतर्गत हुआ है। 96 अमेंडमेंट 2011 का उड़िया लैंग्वेज का नाम जो है चेंज करके ओडिया किया गया है। तो इस तरीके से 8वीं अनुसूची में कुल कितने अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं, तो 4 हो चुके हैं, 21, 71, 92 और 96। देखो 21 और 71 ऐसे याद रखना है, 21 है और 71 है, और 71 अमेंडमेंट का ईयर 1992 है, और 92 जो ईयर है और ये 92 अमेंडमेंट है। ऐसे ये ईयर है 92 और ये अमेंडमेंट 92 है। ठीक है, याद रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। और इधर 21 है और ये 71 है, ऐसे। ठीक है ना। और देखो 70, 71, 72, 73, 74 ये नरसिंह राव सरकार के समय अमेंडमेंट हुए हैं, और इन सभी का ईयर 1992 है, ये भी आपको ध्यान रखना। 70, 71, 72, 73, 74 इन सभी का ईयर एक ही है, 1992। तो 71 का 1992 है, 1992 ईयर है, और ये 92वां संविधान संशोधन है, ऐसे उसको याद रखना। फिर 96 अमेंडमेंट जो एक्ट है 2011 का है, और इसमें उड़िया जो लैंग्वेज थी उसका नाम ओडिया किया गया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उड़ीसा जो राज्य था उसका नाम ओडिशा किया गया, यानी राज्य का नाम चेंज हुआ तो लैंग्वेज का नाम भी चेंज करना पड़ा। उड़िया जो लैंग्वेज थी उसका नाम ओडिया हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि उड़ीसा जो राज्य था उसका नाम ओडिशा हो गया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें चीज ध्यान रखने की है कि उड़ीसा का नाम चेंज करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं हुआ। राज्य का नाम चेंज करने के लिए संविधान संशोधन नहीं हुआ, उस राज्य की भाषा का नाम चेंज करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। राज्य का नाम चेंज करने के लिए सिर्फ एक ऑर्डनरी बिल लाया गया, साधारण विधेयक लाया गया, और वो था उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011। उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011, इसके तहत उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया, जबकि उस राज्य की लैंग्वेज का नाम चेंज करने के लिए अमेंडमेंट किया गया, जो है 96 अमेंडमेंट 2011, ईयर दोनों का सेम। फिर इसमें ये लिखा हुआ है कि साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो टोटल 24 लैंग्वेजेज में दिए जाते हैं, 24 लैंग्वेज, 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। उसमें 22 तो यही हैं जो 10वीं अनुसूची में उल्लिखित है, बाकी 2 और इसमें ऐड हुई हैं जो इसमें नहीं है इस अनुसूची में, वो है अंग्रेजी और राजस्थानी, है ना। तो कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना है। फिर इसमें मैंने बताया है कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मैंड्रिन है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैंड्रिन बोली जाती है, चीनी, अंग्रेजी है, हिंदी, स्पेनिश है, और इंडिया में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। हिंदी के बाद कौन सी बोली जाती है, ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में काफी पूछा गया है। तो बांग्ला, तेलुगु, मराठी, ये हिंदी के बाद इंडिया में बोली जाने वाली भाषाएं। एमपी में सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो बुंदेली बोली जाती है। एमपी में सबसे ज्यादा भाषा अगर कहें तो हिंदी है, लेकिन बुंदेली जो है सबसे ज्यादा बोली एमपी में बोली जाती है। ये अदर फैक्ट मैंने बताया है। तो इतना आज मैंने कराया है आप लोगों को
यानी 8वीं अनुसूची तक पूरा हो गया, फिर 3-4 अनुसूचियां बची हुई हैं, इसमें खैर ज़्यादा कुछ है नहीं। तो कल हम इसको कंटिन्यू, कल मंडे को इसको कंटिन्यू करेंगे, और मंडे को ही जो है हम भाग पहला स्टार्ट करेंगे, मतलब पहला भाग तो कंप्लीट ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, अनुसूची के बाद भाग पहला जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और फिर आगे नागरिकता वाला जो टॉपिक है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिलेबस में नहीं है और क्वेश्चन भी कम आते हैं, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता के और फिर हम मौलिक अधिकार स्टार्ट कर देंगे। मौलिक अधिकार से फिर कंटिन्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज इतना ही। सभी को शुभकामनाएं, गुड लक, जय हिंद।